हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेम फेज क्या होता है, डिफरेंट फेज क्या होता है और अपोजिट फेज क्या होता है। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सेम फेज में दो पार्टिकल कब कहलाते हैं। जैसे फेज का हमने मतलब क्या देखा था कि ये फेज हमें बताता क्या था कि स्टेट ऑफ मोशन, कि दो पार्टिकल किस पॉइंट पे किस तरह से मूव कर रहे हैं, यही बताता है। तो दो पार्टिकल अगर सेम फेज में तब कहलाएंगे जब उनके स्टेट ऑफ मोशन क्या हो, सेम, यानी दोनों का पोजीशन सेम हो, दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ यार दोनों का स्टेट ऑफ मोशन सेम है, तो दोनों का फेज भी क्या है, सेम। जैसे मान लो सपोज अगर एक पार्टिकल, अगर हम लोग ये इनका SHM सर्कुलर मोशन के थ्रू अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे किसी भी टाइम t पे ये फाई नॉट एंगल सबटेंड करके यहाँ पे मूव कर रहा है, दूसरा यहाँ पे फाई नॉट एंगल पे वो दूसरा यहाँ पे भी ऑसिलेट कर रहा है। तो इस केस में ये पार्टिकल यहाँ पे जितना दूरी पे दिखाई देगा उतनी ही दूरी पे ये भी दिखाई देगा। हमें मान के चलना है ये किसके लिए हम लोग सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब दोनों पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये जिस पोजीशन पे होगा उतनी ही पोजीशन पे ये भी होगा, और जिस वेलोसिटी से ये जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से ये भी जा रहा होगा, एम्पलीट्यूड भी हमारा क्या है, सेम। तो अब एक बात देखो, यहाँ से हमने क्या देखा कि ये दोनों के दोनों पार्टिकल किस में दिखेंगे, सेम फेज में दिखेंगे। अब मान लो हमने देखा कि इसका एग्जांपल देखा जाए, दो पार्टिकल लिए, एक पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, वो मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है, दूसरा पार्टिकल भी कहाँ से, मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है। ये φ1 हो गया, ये φ2, दोनों का कि फाई कितनी, 0, डेल्टा फाई किसके बराबर, 0 के बराबर। क्लियर हुआ। सेकंड केस में देखते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ से शुरू किया और दूसरा पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके जा रहा है। ठीक है, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो कितना क्या होगा उसका फेज, 2 पाई। तो ये φ1 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, 2 पाई, और इसका φ2 कितना, 0, डेल्टा फाई किसके बराबर, तो φ1 माइनस φ2 कितना हो जाएगा, 2 पाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा फाई अगर सपोज ये स्टार्ट कर रहा है और ये दो ऑसिलेशन कंप्लीट करके आए, तो इसका फेज कितना होगा, 4 पाई, 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करके आए, 6 पाई। यानी सेम फेज में रहने के लिए या सेम फेज में देखने के लिए डेल्टा फाई कितना, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यही होना चाहिए। यानी इन जनरल कितना, डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई के बराबर, तो n की वैल्यू कितना, 0, 1, 2, 3 ऐसे ही आएगा। अब एक बात देखो कि ये अगर मान लो सपोज ये t1 टाइम चला है और ये कितना, t2 टाइम चला है, इन जनरल ले रहे हैं, यहाँ तो वैसे स्टार्ट ही किया, लेकिन अगर इन जनरल ले रहे हैं तो ये t2 टाइम और ये t1, तो इसका फेज कितना, ओमेगा इंटू t1, और इसका कितना, ओमेगा इंटू t2। तो डेल्टा फाई जो होगा वो कितना, ओमेगा इंटू t1 माइनस t2। ये हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टाइम डिफरेंस कितने का होना चाहिए। तो ये कितना लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू डेल्टा t इक्वल्स टू 2n पाई। यहाँ से हम लोगों ने लिखा डेल्टा t इक्वल्स टू 2n पाई बाई ओमेगा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट करके nt। यानी अगर दो पार्टिकल के बीच का जो टाइम डिफरेंस या तो 0, यानी दोनों एक साथ ऑसिलेट करना शुरू हो, या एक टाइम पीरियड का डिले हो, या 2 टाइम पीरियड का डिले हो, दोनों के दोनों पार्टिकल किस में दिखेंगे, सेम फेज में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज क्या होगा कि जैसे मान लो सपोज अगर दो पार्टिकल का मोशन हम लोग सर्कुलर मोशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये किसी टाइम t पे φ1 पे और ये कितने पे, φ2 पे, ये t इक्वल्स टू मान लो t पे और ये भी t इक्वल्स टू t पे। अगर ये φ1 एंगल मूव किया और ये φ2, तो दोनों क्या दिखेंगे, डिफरेंट फेज में। कैसे दिखेंगे, डिफरेंट फेज में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपोजिट फेज। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अपोजिट फेज के बारे में। चलो अपोजिट फेज अगर देखते हैं तो ये अपोजिट फेज क्या होगा, जैसे मान लो सपोज अगर सर्कुलर मोशन के थ्रू अगर शो किया जाए, ठीक है, ये रहा एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन SHM जो परफॉर्म कर रहा है, और ये इसका अगर पार्टिकल यहाँ से इधर की तरफ, ये यहाँ से शुरू हो रहा है कि जैसे ये यहाँ पे से वो स्टार्ट कर रहा है, और उसी टाइम पे पार्टिकल अगर इधर की तरफ है, तो ये क्या होंगे कि ये दोनों किस में कहलाएंगे, अपोजिट फेज में। जैसे मान लो इसका अगर प्रोजेक्शन देखें तो ये पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो नीचे जा रहा है, और ये पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर। दोनों का पोजीशन सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसीलिए ये दोनों किस में कहलाएंगे, अपोजिट फेज, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज। ठीक है ना, अपोजिट फेज या आउट ऑफ फेज। अब इसके बारे में हम थोड़ा और देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि दो पार्टिकल
में देखते हैं फर्स्ट पार्टिकल, मान लो कि एक पार्टिकल हमारा जो SHM परफॉर्म कर रहा है ये हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट करके आ चुका है, ये हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट करके आ चुका है। तो इसका जो φ1 होगा वो कितना होगा, पाई। इसका φ1 कितना होगा, पाई, क्योंकि हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया। दूसरा जो पार्टिकल है वो क्या है, वो जस्ट स्टार्ट कर रहा है, वो जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, मतलब φ2 कितना, 0। यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू अगर देखें तो φ1 माइनस φ2 अगर देखें तो किसके बराबर, पाई के बराबर, यही आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों पार्टिकल मिलते हैं, ये मान लो 1.5 ऑसिलेशन कंप्लीट कर गया है, मतलब ये एक ऑसिलेशन ये हुआ, ये एक ऑसिलेशन हुआ, ठीक है, और दूसरा ये हाफ ऑसिलेशन, मतलब ये पार्टिकल 1.5 ऑसिलेशन कंप्लीट करके बैठा है। तो ये कितना हो गया, डेल्टा φ1 कितना, 3 पाई, चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक में 2 पाई और ये 3 पाई। और दूसरा पार्टिकल क्या है कि वो अभी स्टार्ट ही कर रहा है अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो φ2 की वैल्यू कितनी, 0। यहाँ से डेल्टा फाई कितना, 3 पाई। हमें दोनों केस में क्या दिख रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पोजीशन सेम है, मतलब यहाँ से डेल्टा फाई दोनों किस में दिखेंगे, अपोजिट फेज में। कैसे दिखेंगे, अपोजिट फेज में दिखेंगे। यानी अपोजिट फेज के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कितना, पाई होना चाहिए, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे ही। यानी इन जनरल लिखे तो डेल्टा फाई की वैल्यू 2n + 1 पाई के बराबर, जहाँ पे n बिलोंग्स टू किससे, n इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0, 1, 2, ऐसे ही जाएगा। तो अपोजिट फेज के लिए या डिफरेंट फेज के, सॉरी आउट ऑफ फेज के लिए डेल्टा फाई जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2n + 1 पाई के बराबर, ठीक है। अब आते हैं, जैसे मान लो सपोज ये कितना टाइम चला, ये अगर सपोज t1 टाइम चला और ये कितना टाइम, t2 टाइम, तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू t1 माइनस t2, यानी ओमेगा इंटू डेल्टा टी किसके बराबर, तो 2n + 1 पाई, यही होना चाहिए। यहाँ से हम लोग देखें तो डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, तो 2n + 1 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2 पाई बाई टी। यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी 2n + 1 t बाई 2 के बराबर। अब n की वैल्यू एक बार 0, 1, 2 पुट करें, यानी जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए वो कितना, t/2 या फिर 3t/2 या फिर 5t/2, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। यानी एक पार्टिकल शुरू करे, उसके t/2 या 3t/2 या 5t/2 के बाद अगर दूसरा पार्टिकल शुरू करे तो उसका जो वो जो दोनों होंगे वो कैसे, किस में होंगे, अपोजिट फेज में होंगे। किस में होंगे, अपोजिट फेज में। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं अब इसके बाद एनर्जी पार्ट, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM। SHM में पार्टिकल की एनर्जी हम लोग देखते हैं कि कितनी होती है, ठीक है। एक स्प्रिंग मास सिस्टम के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। जैसे मान लो सपोज कि कितनी एनर्जी आएगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यही पूरा हम लोग देखेंगे। क्या उसकी जैसे एवरेज काइनेटिक, एवरेज पोटेंशियल, या इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, या इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सब कितना होगा यही हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की बात देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है। जो कि मान लेते हैं कि अपने मीन पोजीशन से, जो कि मीन पोजीशन ये है, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, अगर इसको dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करना हो, कितना डिस्टेंस, dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करना हो, तो हमें एक इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, और उतना ही एक्सटर्नल फोर्स, उतना ही स्प्रिंग फोर्स लगना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर लगना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। हमें पता है कि जब भी अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो पार्टिकल को कैसे मूव कराते हैं, स्लोली मूव कराते हैं। पार्टिकल को कैसे मूव कराते हैं, स्लोली मूव कराते हैं। तो अब एक बात देखो, ताकि जो भी वर्क करे वो किसके फॉर्म में चला जाए, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल्स टू किसके,
स्प्रिंग फोर्स की, ठीक है। तो वर्क डन बाई इस dx डिस्प्लेसमेंट में, नाउ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल, अगर एफ एक्सटर्नल अगर के द्वारा जो वर्क डन है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू। वो कितना होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, तो एफ एक्सटर्नल डॉट कितना, डी एक्स, और यहाँ से इनके बीच थीटा कितना है, डी आर वेक्टर लिख लेते हैं ऐसे, और डी थीटा कितना है, 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं इसको, और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी, तो के इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स, और इंटू डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, वर्क डन। जब अगर मान लो जब x की वैल्यू 0 थी, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो उस समय वर्क डन 0, और जब x अगर डिस्प्लेस कर दिया तो वर्क डन किसके बराबर, w। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि वर्क डन w इक्वल्स टू 1/2 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, ये आएगा। हमें पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन हमें पता है, ये 11th में पढ़ रखा है हमने, वर्क एनर्जी पावर में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे इसको कि वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। डेल्टा यू को क्या लिखेंगे कि यू फाइनल, ठीक है, यू फाइनल माइनस, या फिर ऐसे लिख लेते हैं कि u इन जनरल u माइनस u नॉट, u इनिशियल की वैल्यू कितनी, u नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो u इक्वल्स टू कितना, u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये u नॉट क्या है ये देख लेते हैं, ये काफ़ी चीज़ थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये u नॉट के बारे में। ये u नॉट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजिशन, ये u नॉट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन पे या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि वही से वर्क x इक्वल्स टू 0 वही पे होगा, ठीक है। अब एक बात देखो कि जब मीन पोजीशन या हम लोग बात करेंगे तो हर केस में पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो इफ़ u नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाए 0, u नॉट इक्वल्स टू 0 है, कौन से केस में, स्प्रिंग मास सिस्टम हॉरिजॉन्टल अगर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, यू नॉट कितनी हो गई 0। अगर जैसे इस केस में अगर देखें तो u इक्वल्स टू अगर x डिस्टेंस पे कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होगा। मतलब जिस भी सिस्टम में अगर पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 हो गया तो वहाँ पे x डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ भी अगर हम लोग चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये रहा कुछ इस तरीके का, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये x, तो ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये u इक्वल्स टू कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब अगर u इक्वल्स टू हाफ, u नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं हो, यानी u नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर केस हम लोग देखें कि u नॉट 0 नहीं हो तो ये कब पॉसिबल है, तो ये भी एक स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं उसमें ही पॉसिबल होता है। एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लो सपोज एक स्प्रिंग मास सिस्टम ये वर्टिकली हैंग कर दिया हमने, ठीक है, m मास का ब्लॉक है, वर्टिकली जैसे ही हैंग कर दिया, ये क्या है, इसका नेचुरल लेंथ है, अभी क्या है, नेचुरल लेंथ है। अभी जो ब्लॉक जो स्प्रिंग है वो किस में है, नेचुरल लेंथ में। जैसे ही अगर हम लोग इसको रिलीज करेंगे तो ये क्या होगा, mg फोर्स लगेगा इस पे क्या लगेगा, mg फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा 0, कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा कि इसमें कोई भी एलोंगेशन नहीं है। अब जैसे ही इस mg के कारण ये नीचे आना शुरू होगा, ठीक है, नीचे आना शुरू होगा। अब एक बार मान लो नीचे आएगा, और ये कब तक आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ये नीचे, अगर सपोज ये इधर की तरफ किसी नीचे आ रहा है तो ये mg क्या होगा, इधर की तरफ mg होगा और ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अब जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे fs भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, fs क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसी को कोई डाउट नहीं। लेकिन mg अभी भी जो है वो mg ग्रेटर देन किससे, fs,
mg ग्रेटर देन क्या है fs, चूँकि धीरे धीरे बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स तब जाके mg के बराबर होगा, तो अभी mg क्या है ग्रेटर देन fs है, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन जो है वो किधर की तरफ है, डाउनवर्ड। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होता गया, एक समय आएगा कि जब जो स्प्रिंग फोर्स जो हो वो किसके बराबर हो जाए, इस mg के बराबर हो जाए, ठीक है। किसके बराबर, mg के बराबर हो जाए। और उस समय मान लो हमने वो इस समय जो एलोंगेशन है वो कितना है, x0। कितना एलोंगेशन है भाई, x0 एलोंगेशन है, ठीक है। इस केस में अभी क्या है कि mg जो है वो इक्वल टू किसके, fs है, ठीक है। और वेलोसिटी, ठीक है, ये यहाँ से mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और ये किसके बराबर है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो mg के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है क्या, नहीं, वेलोसिटी इस समय क्या होगा, मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी इस समय क्या होता है, मैक्सिमम। और ये क्या होगा, जहाँ पे फोर्स जीरो होता है वही हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब एक बात देखो, जैसे इसके बाद अगर हुआ, इस यहाँ पे वेलोसिटी नॉन जीरो, तो ये तो कंटिन्यू, ये पार्टिकल कंटिन्यू करेगा मूव करना। अब इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा तो mg क्या होगा, लेस देन fx हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा फर्दर, मतलब आफ्टर इट। अगर इसके बाद देखें तो इसके बाद क्या होगा कि mg जो होगा वो लेस देन fs होगा, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड। और वेलोसिटी किधर, डाउनवर्ड। वेलोसिटी किधर, डाउनवर्ड होगा। वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड होगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, एक समय आएगा जब वेलोसिटी जीरो होगा। तो ये क्या होगा, मीन पोजीशन। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। ये आगे हम लोग निकालेंगे कि इसका टाइम पीरियड वगैरह होता कितना है, तो ये सब भी निकालेंगे। तो ये क्या होगा इस केस में, ये इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा जो कि मीन पोजीशन है। अब बात हम लोग कर रहे थे कि क्या यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, नहीं भाई, मतलब U0 जीरो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन के लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाएं पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा कि x इक्वल्स टू, ये अगर मान लो x इक्वल्स टू जीरो यहाँ मानते हैं और इसको क्या है x इक्वल्स टू x0, तो मीन पोजीशन कहाँ पे, x इक्वल्स टू x0 पे, y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी x एक्सिस। और ये जो है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, x इक्वल्स टू x0 पे, और वो कितना है U0, कितना, ये इसका इक्वेशन क्या रहेगा, u इक्वल्स टू U0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। x इक्वल्स टू x0 पे क्या रहेगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो है तो क्या होगा, या अगर x इक्वल्स टू x0 पे यानी मीन पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तब का ग्राफ हमने देख लिया। इसके बाद हमें क्या देखना है नेक्स्ट कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, काइनेटिक एनर्जी। आओ चलो, अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता चल गया, नेक्स्ट हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमने माना फिर से एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया हमने, जो कि क्या कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। ये अपने मीन पोजीशन पे से कहीं x डिस्टेंस पे है, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। इसका मास कितना, m। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किसके बराबर, तो हाफ m इंटू कितना, v स्क्वायर। ये आएगा हाफ m इंटू कितना, v स्क्वायर। अब ये हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाफ m v स्क्वायर, तो इसको अगर चाहे तो v का ही रिलेशन हमने निकाला था, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाला था हमने। तो लिख सकते हैं 1/2m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ये चीज़। अब हम लोग यहाँ से देखिए, अगर बात करें टोटल एनर्जी की, तो ये तो हमारा काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x, टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो ET जो आएगा वो किसका समेशन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना, U0 प्लस हाफ k की वैल्यू kx स्क्वायर, मतलब k की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना, एक्स स्क्वायर। ये k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। अगर इसको ऐड करें तो कितना आएगा, 1/U0 प्लस एक्स, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू
ए स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना, ई टी के बराबर, ठीक है। ये टोटल एनर्जी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ई टी के बराबर, ठीक है। अगर मान लो हम लोग देखते हैं कि मीन पोजीशन पे, ठीक है, दोनों एनर्जी एट मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, एट मीन पोजीशन हम लोग देखें, मीन पोजीशन, ठीक है ना, मीन पोजीशन पे x जो होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि हम लोग सारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से देख रहे हैं, मीन पोजीशन से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, तो यू नॉट के बराबर, ठीक है। अगर मान लो कि इफ यू नॉट, सॉरी, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, यू नॉट के बराबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो x की वैल्यू किसके बराबर, a के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना, तो x की जगह a पुट करोगे 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो किसके बराबर, तो यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ से एक रिजल्ट, ये चीज़ हमें ध्यान में आ रहा है कि अगर एक बार सोचो कि ये जो एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल में, लेकिन कितनी वाली एनर्जी, बस ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ये यू नॉट पहले भी था पोटेंशियल के फॉर्म में और अभी भी है। तो यानी एनर्जी जो कि ऑसिलेट कर रहा है काइनेटिक और पोटेंशियल में, वो कौन सी एनर्जी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अगर मान लो कि ये देखें कि अगर इफ़ यू नॉट इक्वल्स टू, या फिर इफ़ यू नॉट हमने मान लिया 0, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि इफ़ यू नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी अगर देखें तो कितना आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ये टोटल एनर्जी का, किसका ग्राफ, टोटल एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, और किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी कैसे रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। ये अगर देखें, ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, एनर्जी इस पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ कैसा आएगा, ये किसका ग्राफ होगा, पोटेंशियल एनर्जी का, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ये ग्राफ कैसा आएगा, काइनेटिक का। तो हमने काइनेटिक का देखा कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कैसा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही ग्राफ है। यानी एक तरीके से ये कांस्टेंट है और ये माइनस के एक्स स्क्वायर है। ये यानी कैसा ग्राफ आएगा, हाई पैराबोला आएगा, लेकिन ओपनिंग किधर की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है। ये जहाँ पे बराबर, ये कब की बात है, ये प्लस ए, और ये कहाँ की बात है, माइनस ए। ये कहाँ पे इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल होते हैं प्लस ए बाई रूट 2 पे, ठीक है, और ये एक माइनस ए बाई रूट 2 पे। और ये किसका ग्राफ होगा, टोटल एनर्जी का, जिसकी वैल्यू कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये किसका कर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर देखना हो तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने देख रखा है कितना, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, उस ये रहा यहाँ से, ये मीन पोजीशन से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक्स नॉट डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना, फाई नॉट, यही आता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कितना, फाई नॉट। तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही आएगा। अगर मान लो इफ फाई नॉट क्या हो गया, 0, फाई नॉट क्या हो गया, 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर
ओमेगा टी। समझ आ रहा है सभी को? हाँ चलो, ये यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, v। इसके बाद अगर हम लोग देखें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, के को क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फिर से इफ फाई नॉट इक्वल्स टू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब अगर बात करें टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी को क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फिर से दोनों ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कितना आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। एक लास्ट पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें कि जैसे मान लो सपोज अगर हमें ये देखना हो कि एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यू एवरेज अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, तो कोई भी चीज़ का एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा डी टी। यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने निकाल रखा है, क्या होता है कि 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम लोग किसके लिए डिसाइड कर रहे हैं, अगर फाई नॉट 0 है, डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 0 से कहाँ तक, टी 0 से टी तक। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है या कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू वो कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वैसे ही अगर मान लो हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी एवरेज की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। फिर से क्या आएगा, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू, इसमें क्या आया था कॉस स्क्वायर, यही आया था कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी, और ये भी 0 से टी। इसकी पूरे की एवरेज वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अगर टोटल एवरेज एनर्जी अगर देखें, ई एवरेज अगर देखें तो वो किसके बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक और हमें देखना है कि एनर्जी का ग्राफ अगर देखें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, जैसा हम लोगों ने एक्स के टर्म में बनाया था, अब हमें किसके टर्म में देखना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने देखा था, क्या था 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या आया था 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और टोटल एनर्जी का क्या आया था 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, तो टाइम के साथ, ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे ये क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा मैक्सिमम। तो ये क्या हो जाएगा ग्राफ, ये कुछ इस तरीके का कंटिन्यूसली ये ऐसा आएगा, और ये कैसा आएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। अब इस वाले केस में क्या होगा कि जैसे मान लो सबसे पहले अगर टोटल एनर्जी का ग्राफ अगर देखें तो टोटल एनर्जी का ग्राफ कौन सा हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, तो काइनेटिक ये अपने पास t इक्वल्स टू 0 पे ये मैक्सिमम है, तो ये क्या होगा ये वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का, और ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, क्लियर होगा। अब ये जो होगा ये हमारा जो टाइम होगा यहाँ से अगर देखें तो ये टाइम कौन सा होगा t/2, ये 0 ये t/2, और फिर ये कौन सा होगा t का। क्यों, क्योंकि एक बार देखो कि एक बार जैसे अगर एक टाइम पीरियड जब t इक्वल्स टू t/2 होगा तो वो पार्टिकल कहाँ पे रहेगा मीन पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कौन सा जो एनर्जी ऑफ एसेशन।